गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मोस्ट वेलकम। और जो अपना टॉपिक चल रहा था कंजक्शन, वो आज पूरा होने जा रहा है और कुछ बातें इसमें जो बची हुई है वो आज देखते हैं बेटा। आज का अपना टॉपिक कंजक्शन। इसके बारे में आप पिछले 4-5 दिनों से पढ़ते आ रहे हो कि क्या है, कैसे इसमें काम होता है। और आज इसका जो लास्ट का पार्ट है बेटा, वो आप देखोगे ज़्यादा नहीं है। आपके कंजक्शन टोटली 8-10 कनेक्टिव वर्ड है जिनके यूजेज आपको देखने थे और आपने लगभग देख लिए। आज का जो यूजेज है उसमें आप देखोगे यूज ऑफ एज वेल एज। ध्यान दें, एज वेल एज का अर्थ क्या होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। मुख्य रूप से कोई भी कनेक्टिव वर्ड है उसका आपको पता कब चलेगा कि अपन ने इसको सही काम में लिया या गलत। सबसे पहला सिस्टम यही होता है, उसका अर्थ जानो आप कि मतलब आपके द्वारा जो भी वर्ड यूज में लिया जा रहा है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर उसका मीनिंग आपकी पकड़ में है तो आप उसका मतलब 50% यूज तो बिना उसको पढ़े ही समझ गए। क्यों? उसका अर्थ जहां होगा उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस में सेट करोगे। अब आपको इसका मीनिंग का पता नहीं है, आप अगर इससे बिल्कुल ही अननोन हो तो आप इसका यूज किसी भी कंडीशन में 100% से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके लिए है क्या, ये कोई मतलब ही नहीं है आपने। तो केवल इनके यूज रटने से कोई काम नहीं चलने वाला। इनको समझना होगा इनका अर्थ क्या होता है। अर्थ जान पाओगे तो फिर इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, इतने इजी है ये। क्योंकि इनका जैसा नाम है वैसा ही इनका काम है बेटा। इसलिए इंग्लिश में कोई भी बात पढ़ो आप, उसमें सबसे अनिवार्य है कि उसका आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में अर्थ यानी कि उसका मीनिंग जानो, होता क्या है, कहाँ ये हमारे काम में आ रही है। डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, और डेली लाइफ से जुड़े हुए वर्डों का अगर आपको अर्थ पता नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। एज वेल एज का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार, जैसा वो है वैसा ही। मतलब इसका प्रयोग किया जाता है बेटा जी दो नाउन है, ये नाउन और एक नाउन ये, इन दोनों में कोई सिमिलर बात है बेटा, समान बात है। उस सिमिलरिटी को बताने के लिए एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग होता कैसे है? अच्छी बात है बेटा एज वेल एज का प्रयोग सीखना। ये आपकी जो राइटिंग स्किल है, लिखने की कला, उसमें भी इंप्रूव करते बेटा। लिखने की कला में भी एज वेल एज का बहुत सारा यूज होता है। क्यों? अगर आपने पढ़ा हो तो एक टॉपिक है, याद आ रहा हो तो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें क्या होता है बेटा, अपन को यह सिखाया जाता है कि सब्जेक्ट का जो नंबर है वही नंबर हमारी वर्ब का होना है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। मतलब जो वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी।
ये बात अपन को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नामक टॉपिक में बताया जाता है। चलो ठीक है, तो उसमें ये अपन को बताया जाता है बेटा जी कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्टेड है, कोई भी दो सब्जेक्ट हो बेटा, सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। अगर दो सब्जेक्ट आपस में एज वेल एज से कनेक्टेड है तो उसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट माना जाएगा वो मेन सब्जेक्ट पहले वाला ही माना जाएगा। S1 ही यहाँ का मेन सब्जेक्ट होगा, यहाँ का मेन सब्जेक्ट होगा। फिर आपका S2 होगा, वो यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा होगा, वो बिल्कुल ही यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? S2 का यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, S2 का यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। S2 किसी भी प्रकार का यहाँ कोई काम नहीं करेगी। इसलिए ध्यान दे बेटा, जब भी आप वर्ब लगाने के बारे में सोचो, क्यों? क्योंकि आप सेंटेंस S1, ये सेंटेंस है पहला, ये सेंटेंस है दूसरा, अब दोनों में जो कॉमन चीज है उस कॉमन चीज को तो आप एक बार लिखोगे, समझ रहे मेरी बात? लेकिन जो आप वर्ब लगाओगे वो वर्ब जरूरी नहीं है कि आपने अगर कॉमन चीज दूसरे सेंटेंस वाले उठा के पटके तो वही लिखो, पहले वाले लिखो, दूसरे वाले लिखो, कोई लिखो, लेकिन ये जो वर्ब है वो आपको सोच समझ के लगानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि जो पहला सब्जेक्ट है उस पहले सब्जेक्ट का नंबर क्या है, उसका वचन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना पड़ेगा। देखो इसका सूत्र लिखवा देता हूं, उससे ये कहानी आपके अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी बेटा। और वैसे तो कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं इनमें, ये सब वही चीजें जो आपकी लास्ट क्लासों में बढ़िया तरीके से पढ़ी हुई है। देखो एज वेल एज का यूज, यहां लिखेंगे बेटा सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, फिर आप लिखोगे बेटा एज वेल एज, एज वेल एज, और फिर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लस फिर जो आपके कॉमन वर्ड्स है बेटा वो कॉमन वर्ड आ जाएंगे। ये लो, अगर अपन बात करते हैं बेटा जी एग्जाम्पल की, बात करते हैं बेटा जी अपन एग्जाम्पल की, तो जैसे शिवम likes to पिकनिक, शिवम पिकनिक को लाइक करता है, मतलब पिकनिक पे जाना, घूमना, ये सब लाइक करता है। आई लाइक टू पिकनिक, मैं भी पिकनिक को पसंद करता हूं। अब ये दोनों सेंटेंस है वो आपको
एज वेल एज से कनेक्ट करवाना है। ठीक है, देखो पहले इन चीजों को एकदम क्लियर करो कि ये क्या है, कैसे पूछिए, पूछने का सिस्टम क्या है, और आप इनका जो आंसर दोगे वो कैसे दोगे। भैया यहां देखो कंफ्यूजिंग यही रहेगा, यहां का सब्जेक्ट आ गया शिवम, यहां का सब्जेक्ट आ गया आई, और सेंटेंस में टेंस दे दिया प्रेजेंट। आपको पता है बेटा कि प्रेजेंट टाइम में आई को प्लूरल का सब्जेक्ट माना जाता है, बट शिवम तो सिंगुलर का है, मतलब दोनों सेंटेंसों में से एक सेंटेंस आपको उलझाने के लिए, फंसाने के लिए सिंगुलर का देंगे और एक प्लूरल का देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके सब्जेक्ट का नंबर क्या रहना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही बात यहां पर अपन को डिसाइड करना है कि जो वर्ब लगेगी वो शिवम के अकॉर्डिंग लगेगी या आई के अकॉर्डिंग लगेगी। दोनों में से अपना सब्जेक्ट कौन सा होगा। हमेशा आप पहले सेंटेंस से स्टार्ट करो, तो यहां लिखेंगे शिवम एज वेल एज आई। अब इसका अर्थ निकालो एक बार, शिवम एज वेल एज आई, मतलब जो शिवम काम करता है वो सेम वैसे ही करता है जैसे मैं। यहां पर इसका सेंस क्या हो गया कि काम करने वाला तो बंदा शिवम ही है, वो तो अपनी कॉपी करता है, अपन तो उसके लिए एक प्रादर्श है भाई, अपन तो उसके लिए एक ये आदर्श मान लो, प्रादर्श मान लो कि अपन को देखेगा वो, अपन को वो देखेगा और अपन को देख के काम करेगा वो। अपन काम नहीं कर रहे हैं, अपन को भी पिकनिक पसंद है, लेकिन अपना जिक्र यहां नहीं हुआ भाई साहब, यहां जिक्र हो रहा है वो केवल और केवल शिवम का हो रहा है। यहां तो अपनी तुलना की गई है शिवम के साथ, ये अपने से शिवम की तुलना कर रहे हैं, अपन को तुलनात्मक दृष्टि से यूज में लेने के लिए किया गया है, न कि अपन किसी भी प्रकार का काम करते हैं। तो शिवम एज वेल एज आई, तो सब्जेक्ट क्या लग जाएगा शिवम के अकॉर्डिंग, आई लाइक्स टू पिकनिक। शिवम मेरी तरह पिकनिक पसंद करता है, समझ गए, या मेरे जैसे पिकनिक पसंद करता है। ये होता है बेटा जी एज वेल एज का। यहां की जो वर्ब होगी, इस वर्ब का नंबर डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट नंबर 1, आपका सब्जेक्ट नंबर 1। बस ये छोटी सी गणित है, इसमें और कोई लंबी चौड़ी इसमें गणित होती नहीं है बेटा। अब देखो एग्जाम्पल और देखने पड़ेंगे भी, एक से थोड़ा कम समझ में आया होगा।
राहुल वॉज डांसिंग इन दैट बर्थडे पार्टी, यू वर डांसिंग इन दैट बर्थडे पार्टी। राहुल उस बर्थडे पार्टी में नाच रहा था, तुम भी उस बर्थडे पार्टी में नाच रहे थे। ठीक है, तो राहुल सेम वैसे काम कर रहा था जैसे आप काम कर रहे थे। यहां राहुल की तुलना आपसे की गई है, राहुल को आपके समकक्ष बताया गया है। राहुल एज वेल एज यू। यहां ध्यान दे बड़ा, यू को पकड़ के मत बैठना, करे यार यू आ गया तो यू के साथ आ रहेगा, नहीं। यू वॉच डांसिंग इन दैट बर्थडे। ये लो, बिल्कुल कॉमन चीज हो गई। राहुल वॉज डांसिंग इन दैट बर्थडे पार्टी, यू आर डांसिंग इन दैट बर्थडे पार्टी। राहुल एज वेल एज यू वॉज डांसिंग इन दैट बर्थडे पार्टी। राहुल सेम तुम्हारी तरह ही पार्टी में नाच रहा था, क्योंकि यहां पर काम राहुल कर रहा है, नहीं कि आप कर रहे हो। वी have purchased new dresses. Manish has purchased new dresses. Last example, we have purchased new dresses. हम नई ड्रेसें खरीद चुके हैं। मनीष हैज purchased new dresses. मनीष भी नई ड्रेसें खरीद चुका है। तो हमने सेम वैसी ही नई ड्रेसें खरीदी जैसी मनीष ने खरीदी। तो यहां लिखोगे आप वी एज वेल एज, वी एज वेल एज मनीष। अब देखो मनीष के अकॉर्डिंग सिंगुलर नहीं आएगा, we as well as Manish have purchased new dresses. बस ये भाई एज वेल एज की कहानी इतनी है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना आप, बाकी मेरे को लगेगा नहीं कि इतना 3-4 एग्जाम्पल बताने के बाद भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है। और बिल्कुल इजी है, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप तो बस ये इतना जान रखो कि मतलब पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, एज वेल लगना है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है, फिर पहला ही सब्जेक्ट जो सेंटेंस है पूरा उसको कॉपी करना है। ये इतना ध्यान में रख लो, पहले सेंटेंस को ही कॉपी करना है। यहां इसका जो सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट है, इसके बीच में आपको एज वेल एज प्लस दूसरा जो सब्जेक्ट है वो घुसेड़ना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब देखो अगला जो अपना कनेक्टिव वर्ड है वो है आल्दो, ALTHOUGH। आल्दो शब्द का अर्थ होता है यद्यपि, यद्यपि, तथापि, कदापि, ऐसे इनका जो प्रयोग है वो किया जाता।
अब देखो बेटा, आल्दो यानी कि यद्यपि, इसका जो यूज है वो विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट। आपने अगर वर्ड पढ़ा हो तो कॉन्ट्राडिक्ट जो वर्ड है, विरोधाभास, उस विरोधाभास शब्द को बताने के लिए, उसका मीनिंग देने के लिए ये ऑल्दो का यूज किया जाता है। तो ध्यान दे बेटा, कोई बड़ी विशेष बात नहीं है इसमें, इसका यूज बिल्कुल लीजिए, लेकिन कहां किया जाता है, ये इनके यूज आपकी राइटिंग स्किल को डेवलपमेंट करेंगे, लिखने की कला सुधारेंगे आपको। इसलिए मतलब इनका जब भी आप यूज करने के बारे में सोचो तो कहां देखो। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, ये होगा भाई साहब इसका एक्शन। क्या हो जाएगा? एक्शन। जानते हो एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है काम, और इस एक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा आपका दूसरा सेंटेंस। अब इस एक्शन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आना चाहिए वो अकॉर्डिंग नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा इसका उल्टा, विपरीत। उसको बोलते हैं विरोधाभास प्रकट करेगा। आप सोचोगे यार इस काम का रिजल्ट तो वो होना चाहिए, ये कैसे आया? जैसे किसी बंदे ने एग्जाम में मेहनत की, हार्डवर्क, हार्डवर्क। अब हार्डवर्क का रिजल्ट क्या होता है भैया? सक्सेस। बट यहां पर सिस्टम उल्टा है, हार्डवर्क का रिजल्ट आएगा फेल। जब ऐसे कंडीशन बनने लग जाए कि रिजल्ट अपेक्षा के प्रतिकूल आने लग जाए, अपेक्षा का उल्टा आने लग जाए, उस कंडीशन में आप यहां ऑल्दो का यूज करोगे। समझ रहे हो मेरी बात भाई? कोई आदमी के पैर के लगे हुए, पैर टूटा हुआ है, फिर भी बहुत तेज दौड़ लेता है, एक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं रहना, उसका उल्टा रिजल्ट रहना। आल्दो प्लस सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सेंटेंस नंबर सेकेंड। अब एक स्टार लगा के मैं बात लिखवा रहा हूं। यद्यपि यहां कोई सेंटेंस लिखोगे, फिर दूसरा सेंटेंस कंटिन्यू लिख दोगे, बीच में यहां कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लास्ट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन होता क्या है भाई साहब कि आपकी इच्छा होती है कि जैसे सेंटेंस में कुछ ना कुछ लगाओ, लेकिन वर्ड, हालांकि उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया, तो यद्यपि वह फेल हो गया। ऐसे वर्ड को आप यूज करने के लिए कई बार अपनी होशियारी लगाते हो, तो उस होशियारी में भी ध्यान रखना बेटा, आल्दो जिस सेंटेंस में यूज हो गया उस सेंटेंस में बट का यूज कभी नहीं होता है। आल्दो जिस सेंटेंस में यूज हो गया उस सेंटेंस में बट का यूज कभी नहीं होता है, तो फिर किसका? ऐसे सेंटेंसों में येट का यूज होता है बेटा। अगर आपकी इच्छा हो भी जाए कि भाई मेरे को तो ये लगाना है, तो आप येट शब्द का प्रयोग करो, न कि बट शब्द का प्रयोग करो। नेवर यूज बट in these types sentences।
यूज yet if it necessary. समझ गए? नेवर यूज बट इन दिस टाइप सेंटेंसेज, यूज येट इफ इट इज नेसेसरी। अगर जरूरत पड़े, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने पर येट शब्द का प्रयोग करें, बाकी बट का प्रयोग कभी नहीं करें। एग्जाम्पल की बात, सुखराम worked hard, he failed in exam. Sukram worked hard सुखराम वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन एग्जाम। सुखराम ने कठिन मेहनत की, परीक्षा में फेल हो गया। मतलब एक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आना, एक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आना। आल दो देखो कैसे बने, बिल्कुल इजी, इसके जितना इजी शायद कोई दूसरा आया है नहीं। आपको सेंटेंस की शुरुआत में लगा देना है यद्यपि सुखराम worked hard, although Sukram worked hard, he held in तो अब आप सोच रहे हो यार आल दो सुखराम वर्कड हार्ड बट, लेकिन ही फेल्ड इन एग्जाम, बट लगा दें, लेकिन नहीं। अगर जरूरत पड़े, आपकी इच्छा हो जाए तो आल दो सुखराम वर्कड हार्ड येट फिर भी ही फेल्ड इन एग्जाम, ऐसे होता है। हालांकि आप इस चक्कर में पढ़ो मत, बट लगाना है येट लगाना है, आपको तो लगाना कुछ नहीं है, आपको तो आल दो दिया हुआ मिलेगा, उसी का यूज है वो आप करोगे और सेंटेंस आगे बढ़ाओगे। और देख लो बेटा इसके एग्जाम्पल, इट हैज रेन्ड हैवी, द क्रॉप्स आर नॉट गुड। बरसात अच्छी हो चुकी है लेकिन जो फसलें हैं वो अच्छी नहीं है। बरसात अच्छी हो चुकी है, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, फसल अच्छी होने का, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है।
although it heavy, yet लगा दो, कौन मना कर रहा है? ये लो भाई, ऐसे होते हैं बेटा ये सेंटेंस, बिल्कुल इजी है और समझने में भी आसानी रहेगी। लंबी चौड़ी गणित में कनेक्टिव वर्ड क्या यूज में लेना है, वो कनेक्टिव वर्ड आपको दिया हुआ मिलेगा। भाई कनेक्टिव वर्ड है वो भी आपको दिया हुआ मिलेगा। आप बताओ भाई, ये आपके 2-3 बचे हुए थे कनेक्टिव वर्ड, और इसमें अगर आप येट नाम का एक कनेक्टिव वर्ड और है, उसको भी अगर आप अलग से देखना चाहो देख लो। हालांकि येट का यूज यही है, हालांकि यद्यपि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। यूज ऑफ येट, येट की कंडीशन क्या है? एक तो ध्यान रखना बेटा, येट का यूज नेगेटिव सेंस देने वाले सेंटेंसों में किया जाता है। येट कभी भी पॉजिटिव, जैसे भी आपने देख ला, ये भी देख लो, वापस बैक आओ, ये यहां पर येट का यूज हो गया सेंटेंस में, देखो नेगेटिव नोट, यद्यपि फसल अच्छी नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंस मिल रहा है अपन को, तो नेगेटिव सेंस मिल रहा है तभी तो येट का यूज हुआ, क्योंकि येट का यूज नेगेटिव सेंस बताने के लिए ही किया जाता है। ये बात आप ध्यान देना कि भाई साहब सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो अफर्मेटिव का हो, पॉजिटिव अर्थ दे रहा हो और आप उसमें जबरदस्ती येट लगा रहे हो, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। और येट का प्रयोग भी यद्यपि अर्थ के लिए, हालांकि अर्थ के लिए किया जाता है, और इसका यूज दोनों सेंटेंसों के बीच में करो। सेंटेंस फर्स्ट प्लस येट प्लस सेंटेंस टू। कब किया जाता है? वही बात, जब पहले एक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता है, अगला रिजल्ट नेगेटिव में आता है, और वहां पर अगर आपको कह दिया जाए कि आपको ऑल दे का यूज नहीं करना है, आपको ऑल दे का यूज नहीं करना है, आपको यहां पर अब येट का यूज करना है। एग्जाम्पल की बात देखी जाए तो सुरेश हैज reached at platform at 8 AM. He cannot catch the yet। देखो आप देखो इनको, सुरेश हैज रीच्ड एट प्लेटफॉर्म एट 8 AM। सुरेश 8 बजे प्लेटफॉर्म पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया। पर ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, वो ट्रेन नहीं पकड़ सकता था। कैन नॉट कर लो, वह ट्रेन नहीं पकड़ सकता है। अब मतलब
भाई रेलवे प्लेटफार्म पर 8 बजे आ गया या यूं मानो ए टाइम से राइट टाइम पे आ गया, फिर भी ट्रेन पकड़ने में क्या है, अनेबल है। तो सुरेश हैज reached at platform at 8 AM. Yet, हालांकि यानी यद्यपि फिर भी he cannot catch the train. आपको तो यही काम करना है कि दोनों सेंटेंसों के बीच में यट लगाना है। अब कैसे सेंटेंस में लगवाना है वो आपको दिया हुआ मिल जाएगा, ये आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए कैसा नहीं चाहिए। हालांकि आपको पता है कि सेंटेंस ऐसा होना चाहिए भैया जो नेगेटिव सेंस देता हो, जो नकारात्मक अर्थ देता हो, क्योंकि यट का यूज अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव अर्थ देने वाले सेंटेंसों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात, इसका जो यूज है वो पहले सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होता है, दोनों सेंटेंसों के बीच में ही किया जाता है। ये आपके जो कनेक्टिव वर्ड थे वो लगभग इतने हैं आपके सिलेबस में 5-10 जो हो गए। और कल से फिर अब शायद अपने एक टॉपिक और बचा है फ्रेमिंग क्वेश्चन का, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। वो भी बिल्कुल छोटा टॉपिक है, 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, लंबी चौड़ी कहानी उसमें भी नहीं है बेटा। और वो भी आपके जो 2-3 नंबर है वो ज्यादा बिना कोई मेहनत किए मिल सकते। तो ये फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक अपन कल यानी कि जो अपकमिंग क्लास होगी उसके अंतर्गत किया जाएगा। और शायद इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो तो आप कांटेक्ट कर लें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।